गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज बीए पार्ट थर्ड में जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक पुस्तक का मुख्य पृष्ठ मैंने लगा रखा है। पुस्तक है सामाजिक विचारक, और ये जो पुस्तक है इसको प्रोफेसर एस.एल. दोषी और पी.सी. जैन ने लिखा है। ये पुस्तक थिंकर वाले पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है। कल मैं सामाजिक तथ्य के संदर्भ में चर्चा कर रहा था कि जो व्यक्ति से चेतना से परे होकर जो व्यक्ति सोचता है, अनुभव करता है, महसूस करता है, वो सारी सामाजिक तथ्य की प्रक्रिया में आता है। आज की क्लास में इस पुस्तक के आधार पर मैं सामाजिक तथ्य में ही एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सामान्यतः विद्यार्थियों के मन में ये भ्रम बना रहता है कि भाई सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य क्या एक हैं, क्या इनमें अंतर होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही सामाजिक तथ्य के संदर्भ में दुर्खीम की जो गूढ़ विशद व्याख्याएं प्रोफेसर दोषी और जैन ने की है, उन पर हम चर्चा करेंगे। ये जानकारी आपको थिंकर वाले दुर्खीम के चैप्टर वाले कोई भी प्रश्न आता है उसमें महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। प्यारे विद्यार्थियों, हम सामान्य व्याधिकीय तथ्यों में भेद करने के नियम पर चर्चा कर रहे हैं। सामाजिक तथ्यों का अध्ययन हमें वस्तुओं की तरह करना चाहिए, ये हमने कल पढ़ा था। जिस भांति प्राकृतिक विज्ञान यानी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान होते हैं, उनमें हम वस्तुओं के अध्ययन का अवलोकन करते हैं, अवलोकन के द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं, वैसे ही हमें सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन भी अवलोकन के द्वारा करना चाहिए। दुर्खीम कहते हैं कि विज्ञान का एक सामान्य नियम होता है अवलोकन, और उसकी हमें पालना करनी होगी। लेकिन समाज में पाए जाने वाले सभी प्रकार के सामाजिक तथ्य एक समान नहीं होते। इनके धरातल जुदा होते हैं, अर्थात इनकी पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। सामाजिक तथ्य अंतर वस्तु के आधार पर भिन्नता को प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अपराध से जुड़े हुए हैं, कालाबाजारी, वेश्यावृत्ति, या हम कहते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मारपीट के सरोकार रखते हैं। जबकि कुछ ऐसे तथ्य भी समाज में पाए जाते हैं जो सृजनात्मक हैं, जिनके पीछे कहीं ना कहीं एक सकारात्मक भाव छिपा हुआ है, और ये समाज की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। व्यक्ति के व्यवहार पर पूरी तरह इनका नियंत्रण रहता है। दुर्खीम कहता है कि यदि सामाजिक तथ्यों की संबद्धता और विघटनकारी दृष्टि से इसका वर्गीकरण किया जाए, यानी ये कितना समाज की संरचना और प्रकार के साथ संबद्ध है और ये कितना हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस आधार पर यदि वर्गीकृत किया जाए तो मोटे तौर पर ये तथ्य दो प्रकार के होते हैं: नॉर्मल फैक्ट्स, पैथोलॉजिकल फैक्ट्स, यानी सामान्य तथ्य और व्याधिकीय तथ्य। यद्यपि इन तथ्यों की प्रकृति कुछ अर्थों में एक समान होती है, फिर भी इनमें भिन्नता पाई जाती है। क्या विज्ञान तथ्यों के इन प्रकारों का अंतर स्पष्ट कर सकता है? यह प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसके उत्तर में विज्ञान की भूमिका निहित होती है, विज्ञान की प्रकृति निहित होती है। इससे विज्ञान और आदमी का संबंध निश्चित होता है। मोटे तौर पर जब हम समाजशास्त्र के संप्रदायों का अध्ययन कर रहे थे, या हमने प्रारंभिक जानकारी हमें मिली कि समाजशास्त्र में दो बड़े संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय तो वो है जो ये कहता है कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान की तरह होना चाहिए। दूसरी ओर जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं वो कहते हैं कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की आवश्यकता है। तो ये जो दो संप्रदाय हैं, इनमें एक संप्रदाय का तर्क है कि विज्ञान हमें वह सब कुछ नहीं सिखाता जिसे हम जीवन में करना चाहिए। इस संप्रदाय के अनुसार चाहिए से विज्ञान को कोई सरोकार नहीं है, वो
एक फॉर्मेट बता देता है कि ये होता है, ये तर्क है। विज्ञान का संबंध तथ्यों से है और ये तथ्य वे हैं जिनका अवलोकन किया जा सकता है, विश्लेषण किया जा सकता है। विज्ञान इसको अच्छे और बुरे की दृष्टि से नहीं देखता। फॉर एग्जाम्पल, अगर समाज में किसी भी प्रकार के अपराध की हम चर्चा करें, चाहे वो मारपीट हो, चोरी हो, तो विज्ञान उसका अध्ययन करेगा। मारपीट की आवृत्ति क्या है, आत्महत्या की दर क्या है, आत्महत्या किस मौसम में अधिक होती है, उसका भौगोलिक आधार पे, सामाजिक आधार पे अध्ययन किया जा सकता है। विज्ञान ये नहीं कहेगा कि आत्महत्या अच्छी है बुरी है, वो बताएगा आत्महत्या क्या है। यानी हम क्या है के अध्ययन पर बल देते हैं। ये विज्ञान का सीधा सीधा एक मंतव्य होता है। विज्ञान का अच्छे बुरे से कोई रिलेशन नहीं है, या तो केवल घटनाओं के पीछे जो कारण काम करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स घटना को उत्पन्न करने में भूमिका निभाएंगे, उनसे इसका विश्लेषण का मंतव्य है। विज्ञान इस प्रश्न पर मौन रहता है कि हमें किन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी चाहिए और इसकी प्राप्ति की विधि क्या है, भविष्य का मार्ग क्या है, उद्देश्य की प्राप्ति कैसे की जाएगी। इन सब के उत्तर में वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें अनुभूति और मूल धारणाओं के द्वारा ऐसा निर्णय करना चाहिए। तो विज्ञान का ये विश्लेषण कहीं न कहीं सामाजिक तथ्यों से जुड़ा हुआ है। ये तो हो गई एक संप्रदाय की बात। अब हम दूसरे संप्रदाय की बात करें तो वैज्ञानिकों का जो दूसरा संप्रदाय है वो इस तर्क पर बल देता है कि विज्ञान दुनिया को अवलोकित कर सकता है, नए आविष्कार देकर सुख सुविधाओं में वृद्धि कर सकता है, लेकिन यही विज्ञान हमारे हृदय को अंधकार में डुबोए रख सकता है। इसलिए हृदय को अपना रास्ता स्वयं खोजना चाहिए। इस तरह के विवाद पर टिप्पणी करते हुए दुर्खीम अपना तर्क देते हैं कि विज्ञान अपने संपूर्ण या लगभग संपूर्ण महत्व तथा परिणाम स्वरूप अपने अस्तित्व का प्रमुख औचित्य खो बैठता है। ऐसी यथार्थता का ज्ञान व्यर्थ है जो हमारे जीवन में काम ना सके। इस प्रश्न का हम उत्तर दे सकते हैं, प्रघटनाओं के कारणों को बता सकते हैं, विज्ञान उनकी सृष्टि के कारणों को प्रस्तुत करता है। इस पूरे सेंटेंस का एक ही अर्थ है अगर हम सामान्य भाषा में इसे देखें। वैज्ञानिकों का जो दूसरा संप्रदाय है वो इस बात पर अड़िग है कि दुनिया को अवलोकित किया जा सकता है। हमारी सुख सुविधाओं के अंदर हम विस्तार कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। हृदय को अपना रास्ता स्वयं खोजना चाहिए। उदाहरण के लिए एक शोधार्थी समाज में अध्ययन करे कि भाई ग्रामीण समाज में स्वास्थ्य संबंधी पुरुष और महिलाओं बच्चों को क्या समस्या होती है, तो हमें बताएगा नॉलेज फॉर व्हाट और नॉलेज फॉर whom। ज्ञान क्या है ये तो बता देगा, मगर वो ज्ञान किसके लिए है, उसकी उपयोगिता क्या है, इसका संदर्भ दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति नहीं बता सकते। आपने ये तो मालूम कर लिया कि किसी क्षेत्र विशेष में 85% लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति उतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। पहले वो अपना प्राथमिक जो इलाज है वो घरेलू नुस्खों से, घर का वैद्य जो कंसेप्ट है उससे, दादी नानी के बताए हुए नुस्खों से और झाड़ फूंक जंतर से करवाते हैं। 85% का ये आंकड़ा हमें उनकी अज्ञानता का बताता है, लेकिन इन सब जानकारियों से हम उनका स्वास्थ्य तो नहीं सुधार सकते, उसमें और हमें चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना पड़ेगा। तो ये हमें हृदय से, भावनाओं से सोचना पड़ेगा कि हम उनके लिए कितना कर पाए, ये ज्ञान हमारे लिए कितना उपयोगी है। क्या ये उपयोग स्वयं के अनुसंधान संबंधी मंतव्य को पूरा करने के लिए ही है या फिर इससे किसी अन्य का फायदा भी हो सकता है। तो इस अर्थ में वैज्ञानिकों का दूसरा संप्रदाय एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दुर्खीम ने दृढ़तापूर्वक सत्य को रखा कि विज्ञान हमारे लिए शौकिया नहीं है, ये हमारी कोई शौक की वस्तु नहीं है, बल्कि मानव जीवन में इसकी एक निश्चित भूमिका होती है। यदि विज्ञान हमें सर्वोत्तम लक्ष्य नहीं बता सकता तो वह उन्हें प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम साधन कैसे बता सकेगा। यदि विज्ञान अंतिम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए
हमारे मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकता, पथ प्रदर्शक की भूमिका नहीं निभा सकता, तो गौण लक्ष्यों व साधनों के बारे में वह समान रूप से शक्तिहीन ही होगा। यह तर्क अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है तब इसे इस तरह के तथ्यों को देखना चाहिए, चाहे उसमें अपराध हो, चाहे वो सृजनात्मक हो। वैसे अपराध कम या ज़्यादा सभी समाजों में पाया जाता है। समाज तो किसी भी सावयव की तरह, एक ऑर्गेनिज्म की तरह, एक शरीर की तरह, जैसे शरीर में सामान्य रुग्णता तो होती है, परंतु जब रुग्णता अपने सामान्य स्तर पर होती है तो मनुष्य इसकी चिंता नहीं करता। और इसके संदर्भ में मैं तर्क दूंगा कि अगर किसी व्यक्ति के सर में थोड़ा सा पेन हो रहा हो, हल्का सा बुखार हो रहा हो, तो पहले तो वो अच्छी तुलसी वाली चाय पीकर ही उसको मिटाने की कोशिश करेगा, चिंताजनक बिंदु नहीं मानता। लेकिन जब इसकी सामान्यता समाप्त हो जाती है तब जाकर वो थोड़ा मनन करता है। संस्कृत भाषा में एक लोकोक्ति है, शरीरम व्याधि मंदिरम, यानी शरीर तो रोगों का घर है। ये जो शरीर है व्याधि मंदिर है, अनेक प्रकार के रोग इसमें हो सकते हैं, और ये रोग जब असामान्य हो जाता है तो चिंता का विषय बनता है। ठीक इसी प्रकार समाज में अपराध को भी आप एक व्याधि की तरह मानिए। जिस तरह शरीर में रोग होता है, वैसे समाज रूपी शरीर में अपराध व्याधि कारक तथ्य हैं। जब समाज में अपराध, कुरीतियाँ, अंधविश्वास अधिक बढ़ जाते हैं तो इस स्थिति को असामान्य या अव्याधिकीय का विपरीत रूप रोगग्रस्त समाज माना जाता है। ऐसी अवस्था में इन असामान्य सामाजिक तथ्यों का अध्ययन भी समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में आता है। यही सामाजिक रुग्णता कहलाती है। यदि सावयव के संदर्भ में चर्चा करें तो दो मुख्य प्रश्न उठते हैं। नंबर 1, व्याधि की तथ्य किसे कहते हैं, और नंबर 2, और इसी तरह स्वास्थ्य किसे कहते हैं। दुर्खिम ने दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने व्याधि की भी चर्चा की और उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में भी अपना तर्क दिया। अब प्रश्न है कि सामान्य तथ्य और असामान्य तथ्य हम किसे माने, इसके कोई पैरामीटर है क्या, या कोई हमने ऐसी नियमावली बनाई हुई है जिसके आधार पर हम व्याख्या कर पाएँ कि कौन सा तो सामान्य तथ्य होगा और कौन सा सामान्य तथ्य नहीं है। सामान्य तथ्य सावयव के संदर्भ में वह है जिसके अनुसार मनुष्य का शरीर अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन कर लेता है। सर्दी गर्मी पड़ती है, मौसम में एकाएक परिवर्तन आते हैं। जब शरीर इन सब के साथ अपना तालमेल स्थापित कर लेता है तो यह उसका स्वास्थ्य है। स्वस्थ अवस्था में रुग्णता का स्तर न्यूनतम होता है। समाज में भी जो व्यवस्था बनी हुई है वह चलती रहती है और इसको बनाए रखने वाले सामाजिक तथ्य सामान्य होते हैं। इस अवस्था में व्याधि के कारक जैसे अपराध, डकैती, किडनैपिंग, रेप, सुसाइड आदि सामान्य आदि न्यूनतम होते हैं। इस तरह ये सामान्य तथ्य हैं। अब आप यहाँ समझ गए होंगे, सामान्य और व्याधिकीय में आप ये ना सोचें कि जो नुकसान पहुँचा रहा है वो व्याधिकीय है, जो सामान्य है या सामान्य, ऐसा नहीं है। जिसकी व्यवस्था के अंदर आवृत्ति न्यूनतम है। अपराध, डकैती, रेप हर जगह हो रहे हैं, हर समाज में हो रहे हैं। कहीं ऐसा भी तो होता होगा ना कि इनकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा है, तो आवृत्ति महत्वपूर्ण है। अगर आवृत्ति ज़्यादा है और वहाँ लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रही है, उसकी मारक क्षमता अधिक है, फिर ये व्याधि के तथ्य बन जाएगा, वरना ये सामान्य तथ्य की श्रेणी में आएगा। इस तरह सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज की यथास्थिति को, जैसा चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसी स्थिति को बनाए रखते हैं। इसमें व्याधि के तत्वों का सामान्य स्तर पाया जाता है, यानी कि ये नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ऐसे आंकड़े होंगे। वो इतने अधिक नहीं होते कि समाज की व्यवस्था बिगड़ जाए, कानून बिगड़ जाए। जबकि असामान्य सामाजिक तथ्य वो तथ्य हैं जिसमें व्याधि के तथ्य व्यापक हो जाते हैं, सब जगह पाए जाते हैं, उनकी आवृत्ति बढ़ जाती है, समाज का सामान्य जनजीवन ठप हो जाता है। ऐसे तथ्य को असामान्य सामाजिक तथ्य की श्रेणी में माना जाता है। अब हम सामान्य तथ्य और असामान्य तथ्यों में अंतर करेंगे।
जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं कि कोई भी फैक्टर नॉर्मल कंडीशन में है, उससे कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ रही, वो सामान्य कहलाएगा। मगर वही फैक्टर मारक क्षमता बढ़ा दे, उसकी प्रभाविता बढ़ा दे, लोगों का जनजीवन अस्त हो जाए, असंतुलन उत्पन्न हो, तो वही तथ्य व्याधि के सामाजिक तथ्य में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसमें हम डिफरेंस कैसे करें, इसके लिए दुर्खिम ने अपनी विवेचना की है। नंबर 1, पहला शब्द है व्यापकता। व्यापकता को हम इस तरह मान सकते हैं कि कोई तथ्य किस समाज में किस स्तर पर पाया जाता है। जैसे जनजातीय समाज में तकनीकी शून्यता होती है, मतलब तकनीक व्यापक नहीं है, मगर वहाँ परंपरा विश्वास व्यापक होते हैं, लोग उस पर आधारित होते हैं। उल्टा कर दीजिए, औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक समाज में परंपरा कम है और मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकता के तत्व, वैश्वीकरण के तत्व, आधुनिक जो भी परिवर्तन है उसका स्पष्टतः लक्षण देखा जा सकता है, तो यहाँ ये चीज़ व्यापक होगी। दुर्खिम ने दोनों प्रकार के तथ्यों की पहचान के लिए नियम बनाए। सामान्य तथ्यों की बहुत बड़ी पहचान यह है कि ये तथ्य व्यापक होते हैं, जनरली पाए जाते हैं। जो तथ्य जनरली पाया जाएगा वो सामान्य होगा। विवाह, जाति, वर्ग, व्यवसाय, राजनीति, उत्पादन व्यवस्था ऐसे तथ्य हैं जो संपूर्ण समाज में पाए जाते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी व्यवसाय से, मित्रता से, गांव या शहर से जुड़ा होता है, ये इसकी व्यापकता है। दुर्खिम व्यापकता के संतर को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, हम उन सामाजिक दशाओं को सामान्य कहेंगे जो सर्वाधिक व्यापक है, और दूसरी वो दशा है जो अस्वस्थ है या व्याधिपूर्ण कहलाती है। इस व्यापकता के पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि समाज के वे तथ्य जो अधिकतम लोगों के लिए लाभदायक होते हैं व्यापक होते हैं, लगभग सभी इन्हें अपनाते हैं। व्यापकता के विपरीत असामान्य सामाजिक तथ्य होते हैं, इनका प्रचार प्रसार सीमित होता है। ये तथ्य समाज के लिए हार्मफुल हैं, हानि पहुंचाते हैं। इन तथ्यों की समाज निंदा भी करता है, क्योंकि निश्चित तौर पर वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये निंदा के बिंदु हैं। इसी प्रकार असामान्य तथ्यों में व्यापकता बहुत कम होती है। सामान्य असामान्य सामाजिक तथ्यों का बुनियादी अंतर यह है कि सामान्य सामाजिक तथ्यों की अधिकतम व्यापकता है, जबकि असामान्य पैथोलॉजिकल फैक्टर्स में सामाजिक तथ्यों की व्यापकता सीमित होती है। इस बिंदु पर पहुंचकर दुर्खिम ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उनका कहना है कि सामान्य सामाजिक तथ्यों की व्यापकता स्थान और काल के सापेक्षिक होती है, मतलब देश काल परिस्थिति के अनुसार इनको देखा जा सकता है। उन्होंने अमेरिकन समाज का एक उदाहरण दिया कि अमेरिका में रोमांटिक विवाह सामान्य बात है। अब यहाँ रोमांटिक विवाह से तात्पर्य प्रेम विवाह से मान सकते हैं, एक ऐसा विवाह जिसमें विवाह पूर्व लड़का और लड़की एक दूसरे को डेटिंग के माध्यम से जानते हैं, पहचानते हैं, उनके बीच में रोमांस या फिर कहें लव अफेयर के कारण वो शादी के लिए तैयार होते हैं। ये अमेरिका की कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो वहाँ पे जनरली पाया जाता है। हमारे ये चीज़ यदा कदा होगी, अमेरिका में ये जनरली है। जबकि यही सामान्य बात हमारे देश के किसी गांव या कस्बे में सामान्य नहीं होती। यहाँ अगर ऐसा कोई कर दे तो आप भली बात ही जानते हैं, तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी हो जाएगी। यह स्थान की सापेक्षता है। हमारे देश में 50 वर्ष पहले, 60 साल पहले स्त्रियों का जींस पैंट पहनना व्यापक नहीं था, लेकिन आजकल आप देख सकते हैं आज हमारे देश की पहनावे की जो व्यवस्था है इसमें ये जनरली पाया जाता है कि जींस महिलाओं का एक लोकप्रिय परिधान है। तो आज से 60 साल पहले ये व्याधि की हो सकता था, व्याधि की माना जा सकता था, लेकिन आज जींस पहनना महिलाओं के संदर्भ में सामान्य सामाजिक तथ्य की श्रेणी में है, क्योंकि ये व्यापक रूप से जनरली हमारी सोसाइटी में पाया जाता है। स्वतंत्रता से पहले हमारे यहाँ अपराध की दर कम थी, आज ये बढ़ गई है। अतः सामान्य और असामान्य तथ्य समय और स्थान के साथ सापेक्षिक होते हैं। दूसरा इन्होंने बताया उपयोगिता। सामान्य व असामान्य तथ्यों में दूसरा अंतर उपयोगिता का है। कोई भी समाज उन तथ्यों को स्वीकार नहीं करता जो समाज के लिए हानिकारक होते हैं, यानी वो उपयोगी होने चाहिए।
अतः दोनों प्रकार के तथ्यों में बहुत बड़ा अंतर उपयोगिता का है। इस संदर्भ में दुर्खिम का कहना है कि आवश्यक नहीं कि प्रत्येक सामान्य तथ्य अनिवार्य रूप से अधिक उपयोगी हो। इसी तरह से यह भी आवश्यक नहीं कि वे तथ्य जो उपयोगी हो सामान्य तथ्य हो। दुर्खिम लिखते हैं, यदि यह सत्य है कि जो कुछ सामान्य है वह आवश्यक हुए बिना उपयोगी हो, और यह सत्य नहीं है कि जो उपयोगी है वह सामान्य हो। आप इसको यूँ समझें, कोई भी प्रवृत्ति, कोई भी नया कारक आज हमारे लिए उपयोगी है, अधिक से अधिक लोग उसको स्वीकार करेंगे तो व्यापक होगा, और व्यापक होगा तो ये सामान्य सामाजिक तथ्य में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरी ओर वे लोग भी हैं जो किसी भी कारक को उतना ग्रहण नहीं करते, उसमें व्यापकता उतनी नहीं होती, और वो लोग उस तथ्य के प्रति एक अरुचि प्रकट करते हैं, यानी उनके लिए अनुपयोगी है। आज हम ग्रामीण संस्कृति में देखें तो डिजिटल पेमेंट उतना उपयोगी नहीं मानते, जबकि महानगरों में डिजिटल पेमेंट करना एक जनरली सामान्य फैक्टर की श्रेणी में आ जाएगा। तो वहाँ उपयोगिता के आधार पर वो सामान्य तथ्य है, और जबकि ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट के जो तरीके हैं उनको अपनाना वो असामान्य तथ्यों की श्रेणी में आएगा, क्योंकि इसकी उपयोगिता को वहाँ पर कमतर आंका गया है। तीसरा बिंदु इन्होंने अंतर का बताया, घटनाक्रम। दुर्खिम ने सामान्य और असामान्य तथ्यों के नियमों का एक और अंतर घटनाक्रम बताया, लॉ ऑफ कोर्स ऑफ इवेंट्स। जब हम किसी सामान्य तथ्य की पहचान करते हैं तो हमें यह जान लेना चाहिए कि अतीत में क्या इस सामाजिक तथ्य को सामान्य तथ्य समझा गया था। यदि वह सामान्य तथ्य था तो इसके पीछे जो कारण थे उनको पता लगाना चाहिए। किसी भी तथ्य के सामान्य होने के लिए आवश्यक है उसके पीछे कोई न कोई ऐतिहासिक कारक होगा, घटनाएं होंगी, उनकी खोज भी पर्याप्त रूप में होनी चाहिए। जबकि असामान्य तथ्यों पर इस तरह की कसौटी लागू नहीं होती। अर्थात इस बिंदु को समझने के लिए हमें ये मानना है, कोई भी सामान्य या व्याधि के तथ्य उसके हमें घटनाक्रम, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखना होगा। जैसे हम अपराध की बात करें तो अपराध जनरली पाया जाता है, ये सामान्य तथ्य है, मगर साइबर क्राइम ये महानगरों का एक लक्षण है जो महानगरों में ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर व्याधि के हो जाएगा। तो उसकी हिस्ट्री हमें देखनी पड़ेगी कि उसके पीछे का आधार क्या था। चौथा बिंदु बताया, समाज के विकास का स्तर। सामान्य सामाजिक तथ्य सभी समाजों में एक समान व्यापकता और उपयोगिता रखते हैं, यह आवश्यक नहीं है। हर समाज के विकास का अपना एक स्तर होता है। विकास की रेखा पर सभी समाज एक ही बिंदु पर खड़े नहीं मिलते। मतलब हुआ कि हमें इन तथ्यों को जानने से पहले समाज का ग्रोथिंग पोजीशन, उसका विकास का स्तर क्या है, उसको देखने की आवश्यकता है। विकास की रेखा पर कभी भी समाज के प्रत्येक खंड एक बिंदु पर खड़े नहीं मिलते। इसका मतलब हुआ कि सामान्य और असामान्य तथ्य समाज के विकास या पिछड़ेपन से जुड़े हुए हैं। आदिम समाज जो पिछड़ेपन का प्रतीक है, उसमें चोरियां होती हैं। तो कोई किसी की बकरी उठा ले जाता है, कोई खेत में खड़ी फसल को काट कर ले जाता है, लेकिन ये चीज़ें महानगरों में नहीं है। जैसे समाज वैसे तथ्य। महानगर में या चोर बकरी या फसल नहीं चुराएगा, यहाँ पूरी की पूरी कार, ज्वेलरी चुराएगा। तो वहाँ लोगों के पैरामीटर्स देखे जाते हैं। अगर कोई सुंदर खाने की वस्तु, पेंटिंग, मूर्ति है, चोर चुरा कर लेके जा रहा है, ये पिछड़ेपन का शिकार है। मगर नकदी, ऑनलाइन ठगी के माध्यम से लोगों के साथ क्राइम, ये कुछ हाईटेक प्रकार के क्राइम हो रहे हैं, तो ये समाज के विकसित स्तर को बताते हैं। इस आधार पे भी इनकी तुलना की जानी चाहिए। इसलिए जब सामान्य व सामाजिक, असामान्य सामाजिक तथ्यों की पहचान की जाती है तो हमें विकास का स्तर एक बार देख लेना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस बिंदु के अंतर्गत मैंने आप लोगों को ये बताने का प्रयास किया है कि डॉक्टर पीसी जैन और प्रोफेसर एसएल जोशी ने अपनी पुस्तक सामाजिक विचारक, जो कि रावत पब्लिकेशंस हाउस की है, उसमें इस तरह कुछ नियमों की व्याख्या की। अब मैं यहाँ कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जिक्र कर रहा हूँ
जो अक्सर छोटे प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं, जैसे सामूहिक प्रतिनिधान किसे कहते हैं। अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है दुर्खिम के संदर्भ में। तो सामूहिक प्रतिनिधान का मतलब आप समझेंगे समूह भावनाओं का प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शन होना, उसकी पहचान होना। जैसे कोई ध्वज है, वो किसी राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र की पहचान को बताता है। वो ध्वज प्रतीक चिन्ह के रूप में लोगों की जन भावनाओं को प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ पर इसे दुर्खिम के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधान कहेंगे। सामान्य और व्याधि के तथ्यों के अलावा अक्सर पूछ लिया जाता है न्यू टाइप में, छोटे प्रश्न जो 20 शब्द है उसमें, कि दुर्खिम के अनुसार सामान्य और असामान्य, जिसे हम व्याधि के कहते हैं, तथ्यों की अंतर करने के आधार क्या है। तो आप बता सकते हैं समाज के विकास का स्तर, व्यापकता, उपयोगिता, इन आधार पर हम इनमें अंतर करेंगे। सामान्य सामाजिक तथ्य क्या है, जो जनरली पाए जाएं, चाहे वो अपराधी क्यों ना हो, चोरी क्यों ना हो, चोरी हर समाज में होती है, तो ये सामान्य तथ्य है। मगर साइबर क्राइम कुछ ही समाजों में ये व्याधि के तथ्य के रूप में ये कम व्यापक होता है। ठीक इसी प्रकार दुर्खिम ने अपना एक कंसेप्ट और दिया है सुसाइड का। सुसाइड नामक पुस्तक में उन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्याओं के बारे में बताया था। हालांकि आपके पाठ्यक्रम में आत्महत्या का टॉपिक नहीं है, लेकिन छोटे प्रश्नों में अक्सर पूछ लिया जाता है कि दुर्खिम ने आत्महत्या को कितने भागों में बांटा। इसका उत्तर होगा अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, इसके अतिरिक्त विसंगत आत्महत्या, और चौथी है भाग्यवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति अपने अहम को, ईगो को अधिक महत्व देता है, इतना अधिक महत्व देता है कि समाज उसके लिए गौण हो जाता है। परार्थवादी इसका विपरीत है, इसमें व्यक्ति दूसरों का हित, दूसरों का भला इतना करना चाहता है कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक जीवन के सौंप देता है। जैसे एक सैनिक देश की रक्षा के लिए मर रहा है, तो ये एक प्रकार की परार्थवादी आत्महत्या है। विसंगत, व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम हो, व्यापार में मंदी हो, प्रेम में असफलता हो, परीक्षा में असफलता हो, उसकी विसंगत स्थितियां समाज उसके सामने उत्पन्न कर देता है। समाज के लोग उसके सामने एक ऐसा पैरामीटर तैयार कर देते हैं कि तुमने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, तुम्हारी वजह से समाज को हानि हुई है, तुम अपनी माता पिता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। अगर कोई ऐसी स्थिति में सुसाइड करता है तो इसे हम विसंगत कहेंगे। भाग्यवादी, जिसमें आत्महत्या को अपने भाग्य के साथ जोड़ लिया जाता है। अक्सर कोई किसानों का समूह फसल अच्छी ना होने पर मन में ये ठान ले कि ईश्वर भी उनके विपरीत है, बारिश नहीं हुई और सरकार भी समर्थन मूल्य इतना कम रख रही है कि उनकी बचत नहीं हो पा रही, लागत ज़्यादा आ रही है, और वो सुसाइड कर लेते हैं, ग्रुप सुसाइड कर लेते हैं, उसे अपना भाग्य मान लेते हैं। तो ये भाग्यवादी आत्महत्या की श्रेणी में आएगा। दुर्खिम की 3-4 महत्वपूर्ण किताबों के बारे में आप जरूर ध्यान रखना। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में श्रम विभाजन का संबंध, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, द सुसाइड, ये 3 पुस्तक तो बिल्कुल रामबाण पुस्तकें हैं जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। मुझे विश्वास है आपको ये जानकारी सार्थक लगेगी और आप परीक्षा में इन जानकारी का उपयोग करके अपने स्कोर को बढ़ा पाएंगे। आज की क्लास में यही समाप्त कर रहा हूँ, इसको आप पढ़ें। धन्यवाद।